नीट 2025 में जो क्वेश्चन कंफर्म रहता है वो ये चैप्टर है आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के भी पहले बहुत से टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे ओलेफिनिक बॉन्ड हो गया, एसिटाइलिनिक बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इनमें से क्वेश्चन मतलब जो आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत कहने का मतलब एक तो हर साल कन्फर्म ही है, कभी कभार 2 या 3 क्वेश्चन इससे आए हैं। और आपको पता है एक क्वेश्चन कितने का होता है, 4 नंबर का। ठीक है, तो हम चालू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपने चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, चलिए अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक तो यही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आई। डेरिवेटिव का मतलब हम आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम हाइड्रोकार्बन का, जैसे हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन में हमने ले लिया मीथेन CH4। इस CH4 पे एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा CH3। इस CH3 में कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ते जाए, जैसे अगर जो हमने OH जोड़ दिया तो ये बन गया एल्कोहल, NH2 जोड़ दिया तो ये बन गया एमाइन, CHO जोड़ दिया तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब आप कुछ भी जोड़ते जाओ तो एक वो नया कंपाउंड बन जाएगा। उधर दूसरी तरफ देखिए, एक अदर उठाते हैं हम आपका हाइड्रोकार्बन, कौन सा, बेंजीन, C6H6। उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो कितना बचेगा, C6H5। अब इसमें जोड़ोगे OH तो ये हो जाएगा फिनॉल, NH2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका एनिलीन, COOH जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, और CHO जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉपर डेफिनेशन, समझ में आया। पर कुछ बुक ये कहती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड रहेगा किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ। वही बात हो जाती ये है कि जैसे अगर जो इधर मीथेन है, मीथेन पे एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या हुआ CH3, और OH लगा दिया तो क्या हो गया अल्कोहल। CH3 और OH के बीच का जो बॉन्ड हुआ वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ chemistry deals with study of organic compound। यानी हम इसमें किसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपाउंड विच इज मेड अप फ्रॉम क्या, विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं हम आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंपाउंड
मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल के लिए वो आपका CH4, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है कि नहीं बना है। C2H5, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है कि नहीं बना है, ये है आपका हाइड्रोकार्बन। फिर C6H6 बेंजीन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इतने तो हाइड्रोकार्बन का मतलब सीधे से केवल और केवल वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो। अब बात आती है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब देखो सीधे से बात ये समझो कि एग्जांपल देखो। ठीक है, आपको पता है कि एक ह्यूमन बींग से न्यू ह्यूमन बींग कैसे बनता है, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, बाय रिप्रोडक्शन। खासकर हम अपने रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें आपको पता है कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, ये होती है कि नहीं होती। माँ, बाप, बच्चा कौन है ये देख के हम पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसी तरह इसमें भी क्या रहेगा आपका, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में कुछ चीजें तो सेम रहेंगी। जैसे बेंजीन, तो बेंजीन से C6H6, ये तो बेंजीन है हाइड्रोकार्बन। एक इसमें से आप हाइड्रोजन फ्री कर दो तो C6H5, समझ में आया, एक वैलेंसी फ्री है। अब हम इसमें अगर चाहे तो पहली चीज है क्या ऐड कर दें, OH। अगर जो हमने इसमें जोड़ दिया C6H5OH तो ये बन गया फिनॉल। ठीक है, अगर जो हमने C6H5 में जोड़ दिया NH2 तो ये बन गया एनिलीन। अगर जो C6H5 NH2 में हमने क्या जोड़ दिया, C6H5 में जोड़ दिया COOH तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो है ये है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या, हाइड्रोकार्बन। ये जो आप देख रहे हो OH, NH2, COOH, ये सब क्या है आपके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह आपके पास CH4 है। CH4 से अगर जो क्या करिए एक हाइड्रोजन निकालिए तो क्या हो जाएगा CH3। इसमें चाहे तो आप जोड़िए NH2 तो ये बन गया अमाइन। CH3 में अगर जो आपने जोड़ दिया क्या COOH तो ये हो गया FT एसिड। ठीक है, तो आप हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव में मतलब समझ रहे हो कि हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे, डेरिवेटिव का मतलब वहां पे कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब देखना, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव यानी फंक्शनल ग्रुप के बीच में, हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो दोनों के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें हमें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब आपसे कोई पूछे, एक बार समराइज करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं तो आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, जैसे CH4 हो गया, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद हो गया बेंजीन, C6H6, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन। और उसमें क्या होता है डेरिवेटिव, मतलब इस हाइड्रोकार्बन में कुछ फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाए। जैसे बेंजीन है C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हो जाएगा C6H5। अब इस H5 से एक OH जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएगा, फिनॉल। NH2 जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, एनिलीन। तो जो आपका हाइड्रोकार्बन है और फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम क्या सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए, ठीक है, चलो। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो दो टाइप में मेनली क्लासिफाइड है। एक होता है आपका ओपन चैन। क्या? ओपन चैन। दूसरा होता है आपका क्लोज चैन। या इसी को बोल सकते हो साइक्लिक फॉर्म। क्या? साइक्लिक। अगर जो ये साइक्लिक है यानी साइकिल के फॉर्म में, यानी ऐसे है कुछ फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए साइक्लिक। ए साइक्लिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्लोज बोलो, साइक्लिक बोलो या रिंग, ठीक है ना, जैसे बेंजीन हो गया। चलिए, अब ओपन चैन में आपने पढ़ा है या पढ़ोगे आगे चल के, हम आपको बताएंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, यानी जैसे CH4 हो गया, और इसी में देख लो क्या होता है CH3, CH2, CH3। मतलब ये देखो ओपन चैन, एक चैन के फॉर्मेट में है, तो इसे हम बोलते हैं आपका ओपन चैन, या इसी को बोलेंगे एसाइक्लिक। मतलब वो ऐसे नहीं है, इसको आप बोलोगे क्लोज या साइक्लिक। ठीक है, चलिए, तो ओपन चैन हमें समझ में आया। अब देखते हैं हम आपका क्लोज चैन या साइक्लिक, या इसी को बोल सकते हो आप रिंग। इसमें आपको हम दो टाइप के बताएंगे आपको। इसको और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं आपका पहला एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ठीक है, दूसरा उधर हम देखेंगे आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक जनरली आपके क्या हो गया, या एलिसाइक्लिक को बोल सकते हो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। याद रखना दोनों में डिफरेंस है, ये एलिसाइक्लिक है और ये एसाइक्लिक है। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक में यहाँ पे आपके आएंगे दो टाइप के, एक आएगा होमोसाइक्लिक और दूसरा आएगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और दूसरा आएगा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, चलिए, होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ और सिर्फ वो रिंग किसका बना होगा, कार्बन का। ठीक है, चलिए, ये देखो ये पूरा रिंग किसका बना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का, बट ये साइकिल फॉर्म में है, यानी क्लोज या रिंग के फॉर्मेट में है। ठीक है, फिर उसमें आपका हो गया, ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। फिर दूसरा आप ये लिख सकते हो, देखो ये एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये है साइक्लोहेक्सीन, बट ये सब क्या है, होमोसाइक्लिक, यानी इनके बीच में कार्बन भी प्रेजेंट है पूरे रिंग में। समझ में आ रहा है, एरोमेटिक नहीं है इसलिए हमने बोला एलिसाइक्लिक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलो, अब हम देखते हैं आपका हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रिंग में कोई अदर एटम आके प्रेजेंट होगा, कार्बन को छोड़ दिया जाए, कार्बन के सिवा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
क्या, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। ठीक है, आपको नाम से मतलब नहीं है, बस ये हो कि रिंग, नाम तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। रिंग के अंदर क्या, रिंग के अंदर कोई अदर एटम आके प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आया कि रिंग के अंदर कोई अदर एटम प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। फिर उसके बाद आएगा आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक को आपकी एनसीईआरटी ने दो पार्ट में तोड़ा है। एक वो स्ट्रक्चर जो बेंजीन कंटेन करके रखा हो, तो इसे बोलेंगे बेंजीनोइड। ठीक है, बेंजीनोइड मतलब जो बेंजीन कंटेन करके रखा हो, जैसे ये हुआ आपका बेंजीन। फिर इसके बाद अगर जो आप चाहो तो इसमें क्या जोड़ दो, NH2, तो ये हो गया एनिलीन। फिर इसमें चाहो तो COOH जोड़ दो, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, कुछ भी जोड़ दो फंक्शनल ग्रुप में। OH जोड़ दिए यहाँ पे तो हो जाएगा फिनॉल। तो ये बेंजीनोइड है क्योंकि इन्होंने जो इनका मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ये हुआ बेंजीनोइड। दूसरा आपका ये है नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, क्या, नॉन बेंजीनोइड। यहाँ पे हम लिखते हैं किसके बारे में, नॉन बेंजीनोइड। देखो बेंजीनोइड कितने रिंग से बना है, जो रिंग है उसका कितने कार्बन से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हम 6 कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेंजीन। बट नॉन बेंजीनोइड में कोई अदर आ जाएगा, यानी जो 6 कार्बन का नहीं होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, पर 6 का नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन बेंजीनोइड में क्या है आपका, जैसे 7 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो ये 7 मेंबर रिंग है कि नहीं है, इधर देखो ये 6 मेंबर थे, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर जो यहाँ पे हम क्या जोड़ दें, ऑक्सीजन, याद रखना ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि हमने रिंग के अंदर नहीं जोड़ा है, ये रिंग के बाहर ऑक्सीजन को जोड़ा है, एज अ साइड चेन या बोल सकते हो एज अ ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम बोलेंगे ट्रोपोन। ठीक है, तो ये नॉन बेंजोनाइड में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ऐसे बहुत से हो सकते हैं जो 8 मेंबर का हो, 9 मेंबर का हो। ठीक है, बस वो 6 मेंबर का नहीं होना चाहिए, तो वो होगा आपका नॉन बेंजेनोइड। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। यहाँ पे आ जाएगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक है तो हेट्रोसाइक्लिक होगा। देखो यहाँ का जो हेट्रोसाइक्लिक था वो एलिसाइक्लिक था, मतलब नॉन एरोमेटिक। बट यहाँ का जो हेट्रोसाइक्लिक है वो कौन सा है, एरोमेटिक, क्योंकि हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये अभी तो क्या है, होमोसाइक्लिक, इसमें जोड़ दो आप नाइट्रोजन, तो बन गया हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पायरिडीन। आगे चल के आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा, अभी कॉन्सेप्ट पकड़िए केवल कि ये रिंग के अंदर अगर जो कोई कार्बन के सिवा अदर एटम प्रेजेंट है और वो एरोमेटिक है, तो उसे बोलोगे आप हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आगे चल के हम बताएंगे एरोमेटिक क्या होता है। तो ये है पायरिडीन, क्या, पायरिडीन। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि कुछ भी हो जाए रिंग के अंदर, अगर जो वो एरोमेटिक है तो सब बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। अगर जो रिंग के अंदर कोई अदर कंपाउंड, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, बट वो एरोमेटिक नहीं है, तो उसे बोलोगे आप एलिसाइक्लिक, या बोल सकते हो एसाइक्लिक, या बोलोगे नॉन एरोमेटिक। सबसे अच्छा तो ये हो जाएगा, ये आप एसाइक्लिक तो बोलोगे नहीं। ठीक है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा आके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और जैसे हो गया, और कुछ हो सकता है यहाँ पे,
चलो अब देखो, यहाँ पे ये क्या था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन थे, सॉरी हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर तो रहता ही है इसका, तो ये है हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूरेन, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें आके जोड़ दो, जैसे ये हुआ थायोपीन, आगे चल के आपको एक एक चीजें उसमें पता चलेंगी, ठीक है। जैसे ये हुआ सल्फर, ठीक है, ये थायोफिन है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आपको इतना हो गया। चलो ठीक है चलो एक बार और उसको समराइज कर देते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसके अंदर हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में क्लासिफाई है, एक ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम बोलते हैं एसाइक्लिक और क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक या रिंग। जो हमारा ओपन चेन हो गया यानी वो क्या होगा, एक ऐसे चेन के फॉर्मेट में होगा जैसे हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लोज चेन को हमने दो पार्ट में जोड़ दिया है, आपका है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को हमने बोला एलिसाइक्लिक, दूसरा है हमारा एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक या बोल सकते हो एलिसाइक्लिक को हमने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया है, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिंग में कार्बन एटम प्रेजेंट है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में क्या प्रेजेंट है, कार्बन को छोड़ के कोई अदर एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक। बेंजोनॉइड में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, बेंजीन यानी 6 मेंबर का रिंग होगा, बट नॉन बेंजोनॉइड में 6 मेंबर का नहीं होगा, ये 7 मेंबर का हो सकता है, 8 मेंबर का हो सकता है, ठीक है, 5 मेंबर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इमिडाजोल हो गया, आगे चल के आपको बताएंगे, जैसे ये ट्रोपोन हो गया, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फिर हेट्रोसाइक्लिक में हम देखें पायरिडीन, फ्यूरेन और थायोफिन। ये समझ में आया, चलिए चल अब हम देखते हैं आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे अच्छा तो ये होगा, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोला जाए तो पहली बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनी वो कौन सी बनी थी, उसके लिए कौन कौन से थ्योरी आई थी, ये सब हमें उसमें देखना है, ठीक है। चलिए तो पहला हम देखते हैं आपका वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया था वो किसने दिया था, बेरजाइलियस ने, BERZILIUS, ठीक है। एक ये थ्योरी आई, इसके बाद एक आया था वोलार थ्योरी, दूसरा यहां पे लिखते हैं वोलार थ्योरी। चलिए ये दो थ्योरी क्या कहना चाहती है हम आपको ये बताते हैं, ठीक है। पहली थ्योरी आई वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी हमारे अंदर, एनिमल के अंदर एक ऐसा वाइटल फोर्स होता है, एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी देवीय शक्ति होती है जिसके चलते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ बॉडी में बनाए जा सकते हैं। नहीं समझे, वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ये होता है, जो दिया किसने था, बेरजेलियस ने, ठीक है। वाइटल फोर्स, सॉरी,
वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि हमारे अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी अपार क्षमता है, ये एक ऐसी देवीय शक्ति है जिसके बदौलत हमारी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज करेगी। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी के बाहर नहीं बनाए जा सकते, जो आपको भी पता है ये पूरा क्या है, गलत है। उल्हार आए, उल्हार ने बोला नहीं आप गलत कर रहे हो। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट से पहला सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर बनाया था वो क्या था, यूरिया। ठीक है, चलिए वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में देखते हैं जो बेरजेलियफ ने दिया था। बेरजेलियफ एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesize only inside the living organism under the influence of वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स यानी एक टाइप की क्या होती है, मतलब इफेक्ट के जो बॉडी के अंदर ही पाई जाती है, एक अपार क्षमता बोल दो नॉर्मली। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो भाई, एनिमल क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। प्लांट क्या है, वो भी ग्लूकोज बनाती है। यानी बॉडी के अंदर एक ऐसी अपार क्षमता होती है, एक ऐसा फोर्स होता है जिसे वाइटल फोर्स बोलते हैं, जिसके चलते क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक क्या बनाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक नहीं मतलब बहुत सी बनाएंगे, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ बॉडी के अंदर बनाए जा सकते हैं। वाइटल फोर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर नहीं बना सकते, लैब के अंदर नहीं बना सकते, चूंकि गलत है। आजकल आप प्रैक्टिकली में देखते हो सब चीज बनते हैं, इतनी टैबलेट इतनी मेडिसिन आती है, वो कहाँ से आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा उल्हार थ्योरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने फर्स्ट सिंथेसाइज किया, इन्होंने लिया NH4CnO, इसको बोलते हैं हम आपका अमोनियम, क्या, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया, हीट किया, तो पहला फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना, यूरिया। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक, अमोनियम साइनेट क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन्होंने क्या बनाया, इनऑर्गेनिक से बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया था। फिर उसके बाद बहुत से बने, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो और कंपाउंड बना, जैसे आपका पता है इस टाइम पे क्या, मीथेन। मीथेन हो गया, तीसरा हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, मीथेन यानी CH4, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ठीक है, जो मीथेन था उसकी किसने बनाया था, बर्थलेट ने, एक साइंटिस्ट थे, PER THELAT, बर्थलेट। एसिटिक एसिड किसने बनाया था, कोलवे। ठीक है, आगे चल के आपने बहुत से रिएक्शन पढ़े होंगे इनके। ये एक साइंटिस्ट थे जो सिर्फ मीथेन ही अपनी बहुत सी ऐसी चीजें बनाई थी, सॉरी क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड अपनी बहुत सी ऐसी चीजें बनाई, कोलवे रिएक्शन, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत सी चीजों में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, एसिटिक एसिड किसने बनाया था, कोलवे ने। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, इन्होंने ईयर दिया है, ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। कहाँ गया, ये आया वाइटल फोर्स थ्योरी कब आया, 1828 में। यानी 1828 में जो पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो बना यूरिया। फिर उसके बाद था हमारा कोलवे। कोलवे कहाँ गए, कोलवे इन्होंने बनाया था 1845 में।
फिर उसके बाद आया बर्थलेट। बर्थलेट ने कब बनाया था? 1856 में। चलो, ये था हमारा नॉर्मली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये थ्योरी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। छापो। चले, ठीक है। तो एक बार देख लो कि दो थ्योरी आई थी, एक वाइटल फोर्स थ्योरी और दूसरा ओलार थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर ही बनाए जा सकते हैं, बॉडी के बाहर नहीं बनाए जा सकते। मतलब आप ये देख सकते हो कि जो हमारे आजकल मेडिसिन आ रही हैं, पैरासिटामोल, एस्टामाइनोफेन उसी को बोलते हैं, या जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बनाते हो, फिनॉल वगैरह, वो बाहर लैब में वो पॉसिबल नहीं था। बताओ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही बोला, तो ये गलत था कि नहीं था? था। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आदमी बॉडी में जो बनते हैं उसको भी बाहर बना सकता है। ठीक है। फिर आपसे ये पूछा जाए कि पहला, ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, तो आप बोलोगे यूरिया। कब बना था? 1828 में। किसने बनाया था? उल्हार ने। फिर उसके बाद आप बोलोगे एफ्टिक एसिड। एफ्टिक एसिड कब बना? 1845 में। किसने बनाया? कोलबे ने। फिर 1856 में क्या बना? मीथेन। मीथेन को किसने बनाया? बर्थलेट ने। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं आप जो पढ़ोगे। चलो, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड क्या होता है और इफिटाइलिनिक बॉन्ड। उससे भी पहले हम देखते हैं सैचुरेशन क्या होता है और अनसैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। देखो, सैचुरेशन या बोल सकते हो सैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? क्या? सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फिर बोलोगे आप सैचुरेटेड बॉन्ड। जैसे CH4, मतलब इसका डायग्राम देखो तो एक ये और ये कार्बन और कार्बन के बीच में हमने बोला, और ये कार्बन और हाइड्रोजन है। याद रखना, ये भी आगे चल के क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में। यानी सैचुरेटेड बॉन्ड आपको दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? CH3 CH3। मतलब इसको हम बनाए तो कैसे बनेगा? कार्बन, अब आप पूछा जाए कि सैचुरेटेड बॉन्ड क्या है, तो आप ये बोलोगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दिस इज अ सैचुरेटेड बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखा जाए, आपसे कोई पूछा जाए कि R C H2 फिर CH3 CH2 फिर OH। अब इसमें कोई पूछा जाए कि क्या है आपका अनसैचुरेटेड, तो R यानी एल्केन ही हो गया, तो ये हो गया आपका अगर एक सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड बॉन्ड। CH2 के बीच में ये भी क्या हुआ आपका? सैचुरेटेड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो इसको नहीं रखेंगे, ठीक है, हालांकि ये भी सैचुरेटेड है, बट जो हमारी डेफिनेशन कहती है वो क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में सैचुरेटेड बॉन्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। याद रखना, हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है,
तो उसको आप नहीं मानोगे अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए R डबल बॉन्ड OH, इसमें आपसे कोई पूछे अनसैचुरेटेड कहाँ पे है, तो आप बोलोगे अनसैचुरेटेड बॉन्ड इसमें है ही नहीं, क्योंकि देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ठीक है। फिर CH3 फी डबल बॉन्ड O, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें अनसैचुरेशन है क्या, हाँ कार्बन और ऑक्सीजन तो है, तो ये तो अनसैचुरेटेड है नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेशन है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम अनसैचुरेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 फिर CH3। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है क्या, हाँ ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। समझ में आया? आपको कुछ नहीं याद रखना, सिंपल सा एक छोटा सा बात है कि आपसे कोई पूछे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, तो आपको ये बताना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर बोलोगे आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड। याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है चलेगा, बट कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। याद रखना ये डेफिनेशन है और ये आ भी चुका है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है नहीं है। यानी अनसैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों ही क्या है आपके अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फिर आप बोलोगे सैचुरेटेड, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड है तो भी नहीं है, ठीक है। चलिए ये बातें समझ में आई। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ओलेफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ओलेफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। चलो ओलेफिनिक बॉन्ड और ओलेफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलेनिक बॉन्ड। चलिए एसिटाइलेनिक बॉन्ड और ओलेफिनिक, देखो नाम ही थोड़ा बहुत होगा पर छोड़ो। ओलेफिनिक का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे बोलोगे ओलेफिनिक बॉन्ड। एसिटाइलेनिक बॉन्ड का मतलब ये हुआ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे बोलोगे ओलेफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोलोगे एसिटाइलेनिक बॉन्ड। याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में है तभी वो एसिटाइलेनिक बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एसिटाइलेनिक बॉन्ड नहीं कहलाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर जो प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तो वो भी ओलेफिनिक बॉन्ड नहीं है। समझ में आया क्या कि ओलेफिनिक बॉन्ड और एसिटाइलेनिक बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे बोलोगे ओलेफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोलोगे एसिटाइलेनिक बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर आप ओलेफिनिक नहीं बोलोगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर एसिटाइलेनिक बॉन्ड नहीं बोलोगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फिर
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी आप उसे ओलेफिनिक या एसिटाइलिनिक बॉन्ड बोलोगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, ये एक कंपाउंड है, इसमें पूछा जाए कि एलिफिनिक एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे एक। एसिटाइलिनिक नहीं, ओलेफिनिक, क्योंकि कार्बन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ओलेफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, एक ओलेफिनिक बॉन्ड, वन ओ मतलब एक ओलेफिनिक बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक ओलेफिनिक बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आपसे पूछा जाए, एक बेंजीन ले लो, कार्बन कार्बन के बीच कितने, आपसे कोई पूछा जाए कि बेंजीन में, ठीक है, इसका सवाल का आप आंसर दीजिए कि बेंजीन में कितने ओलेफिनिक बॉन्ड है। ओलेफिनिक बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितने हैं, तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो ये वो हमारा ओलेफिनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं आपका ओलेफिनिक हो गया, एसिटाइलिनिक हो गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ओलेफिनिक और एसिटाइलिनिक से। चलो CH3 सी डबल बॉन्ड O, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कितने ओलेफिनिक बॉन्ड है और कितने एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। ओलेफिनिक बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है मतलब वो एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये यानी ये एक ओलेफिनिक बॉन्ड हुआ एक। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो ओलेफिनिक नहीं माना जाएगा, कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा, एसिटाइलिनिक बॉन्ड, यानी ये एक एसिटाइलिनिक भी है। यानी इस कंपाउंड में एक एसिटाइलिनिक और एक क्या है, और ओलेफिनिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें कितने एलिफिनिक या एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, ओलेफिनिक कितने हैं, नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये कुछ चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि हेट्रो एटम क्या होते हैं, जो आपको हमने बताया था उसी से कुछ क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं क्या, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम, एटम्स अदर देन कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कुछ भी हो, एटम्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, यानी रिंग के अंदर कार्बन को छोड़कर कोई अदर एटम, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन कुछ भी प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएंगे, हेट्रो एटम या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। अब ये देखो इधर भी कार्बन, 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 ठीक है। तो ये तो हेट्रोसाइक्लिक है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हेट्रोएटम है ही नहीं, ठीक है। तो हेट्रोएटम के लिए क्या होना जरूरी है कि रिंग के अंदर ये तो नाइट्रोजन जुड़ा हो या सल्फर जुड़ा हो, यानी कार्बन को छोड़ के कोई अदर भी जुड़ा हो। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं।
तो अब आपसे कोई पूछे कि हेट्रो एटम क्या होते हैं, तो आप वो बोलोगे कि कार्बन को छोड़ के कोई अदर एटम, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या नाइट्रोजन, अगर जो रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इन एटम को तो बोलोगे हेट्रो एटम, बट उस चैन को या उस रिंग को बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हुआ आपका, इसमें सब हर जगह पे कार्बन है भी, तो ये तो हेट्रोसाइक्लिक है ही नहीं। यहाँ पे अगर जो आप नाइट्रोजन जोड़ दो तो ये हुआ हेट्रोएटम। तो आपसे कोई पूछे इसमें कितने हेट्रोएटम है, तो ये नाइट्रोजन ही बस है, तो एक हेट्रोएटम है। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन और यहाँ पे आपका NH2। अब आपसे कोई पूछे इसमें कितने हेट्रोएटम है, तो याद रखना हेट्रोएटम का मतलब हमने क्या बोला कि रिंग के अंदर अदर देन कार्बन कोई प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर तो एक ही प्रेजेंट है, ये जब साइड चेन प्रेजेंट है, तो इसमें भी हेट्रोएटम कितने हैं, एक। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ठीक है, इधर देखो NH2 NH2 और इधर है आपका NH2। चलो अब बताओ इसमें कितने हेट्रोएटम है। देखो हेट्रोएटम का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर कार्बन को छोड़ के कोई अदर एटम प्रेजेंट हो, एक, दो, तीन। तो हेट्रोएटम कितने हैं, तीन। इसको काउंट नहीं करोगे कि ये भी है ये भी, ये जब साइड चेन है। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हेट्रोएटम। जैसे इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर जो ये है ये हेट्रोएटम नहीं है, हेट्रोएटम सिर्फ और सिर्फ ये है। तो हमें पता चला कि हेट्रोएटम क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम आपका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, वेज डैश फार्मूला। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 5 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा हो जाएगा कंडेंस फार्मूला, चौथा हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला, पांचवा हो जाएगा आपका वेज डैश फार्मूला। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पहला हम देखते हैं आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब हो गया जैसे इथेनॉल, इथेनॉल का आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये क्या है, कंपाउंड, उधर क्या है, रिप्रेजेंटेशन, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। इथेनॉल का होता है C2H5OH। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C6H6। मीथेन या मिथेनॉल का कितना होता है, CH3OH। यानी आप उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दो, वही है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा हम देखते हैं आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपसे कोई पूछे इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब ये होगा कि आप उसको
एक एक बॉन्ड करके दिखाए कि उस बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि क्या प्रेजेंट है। जैसे इथेनॉल का हो गया, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C2H5OH हुआ। तो जैसे 1 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, कितने कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और इधर 5। इधर क्या है आपका OH, OH। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेंजीन का कोई पूछे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 और इधर 6। कार्बन कितने, फी फिक्स 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन पे कितने 4 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको ये बताता है कि कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है या कितने सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, और तीसरा जहां पे आता है वो आता है आपका कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे इथेनॉल। अब आपसे कोई पूछे कि इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH, इथेनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला CH3CH2OH हुआ, ठीक है। कंडेंस फार्मूला मतलब जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है इसी को क्या कर दो, कंडेंस कर दो। मतलब जैसे ये क्या है, कितने कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3, CH3, फिर CH2OH। ये वो कंडेंस फार्मूला आपने जो भी पढ़े होंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2OH या COOH, जो भी है ये आपका कंडेंस्ड फार्मूला होता है, ठीक है। यानी एक चैन का फॉर्मेट जो हो गया CH3 CH2OH करके। फिर उसके बाद आता है आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला, क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपने नॉर्मली देखा होगा, जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक है। इथेनॉल का C2H5OH नॉर्मली ऐसे देखते हैं ना, ये जहां पे बॉन्डिंग आई मतलब जहां पे बेंट हुआ मतलब यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यानी एक यहाँ पे CH3 CH2 CH3, समझ में आया। फिर यहाँ पे और देखते हैं अपन, ठीक है। ये तो हुआ हमारा बेंजीन नॉर्मली। अब इसका अगर जो बॉन्ड लाइन इधर बनाया देखो इधर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक CH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक CH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का आपसे कोई पूछे कि क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन, तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे कार्बन होगा उतनी बार बॉन्डिंग, उतने बार बेंडिंग करनी है, 1 2 3 4, यानी CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। आपने देखा होगा डबल बॉन्ड चाहो तो डबल बॉन्ड लगा दो किसी में, ठीक है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन 1 2 3, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया CH2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर बॉन्ड लाइन में सिर्फ ये है कि जहां पे बेंडिंग हो तो वहां पे वो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। चलो और देखते हैं इसको, इतना वो करो।
ठीक है, बॉन्ड लाइन ही हम देख रहे हैं क्या अभी, बॉन्ड लाइन को और आपको अच्छे से हम बता दें। ठीक है, जैसे इथेनॉल का CH3 CH2OH, ये हुआ इथेनॉल। ठीक है, फिर बॉन्ड लाइन के बाद हम बताते हैं आपको वेज डैश, वेज डैश लाइन। ठीक है, वेज डैश का मतलब या वेज डैश लाइन या फार्मूला का मतलब ये होता है जैसे कार्बन है CH ठीक है, कहीं फिर डार्क सी लाइन आपने बुक में दिखी होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेज। ठीक है, इसे हम बोलेंगे वेज। वेज का मतलब होता है टूवर्ड ऑब्जर्वर, टूवर्ड ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर की तरफ, जो देखता है उसकी तरफ जा रहा है ये लाइन। फिर आपने एक ऐसी भी देखी होगी, जिसको हम बोलते हैं डैश। डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से ये लाइन दूर जा रही है, बॉन्ड दूर जा रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है, यानी जो आप पेपर में बना रहे हो उसी प्लेन में है। ठीक है, बॉन्ड लाइन इन दी पेपर प्लेन। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे वेज डैश क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो आपके पास ये है, जो एक डार्क लाइन होती है तो उसको हम बोलते हैं वेज। वेज का मतलब होता है टूवर्ड ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की तरफ, यानी जो देख रहा है उधर जा रहा है। ठीक है, एक होता है आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मतलब जो आपको यहाँ पे डैश 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 दिखेगा। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये एक पेन है। ठीक है, देखो एक मार्कर है और एक ये पेन है, लो ऐसा। ठीक है, चलो ठीक है, ये मार्कर है और ये पेन है। आपकी तरफ क्या है, मार्कर, तो मार्कर क्या है, वेज। वेज का मतलब जो एक डार्क लाइन हो, यानी टूवर्ड ऑब्जर्वर। आपसे जो दूर है, यानी ये पेन है, तो इसे क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से दूर। ठीक है, तो वेज और डैश का मतलब ये होता है। ठीक है, एक हम समराइज टेबल बना देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए इसको, कि आपको वो और इजी हो। चलो चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला हम देखेंगे MF यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा हो जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला, फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा वेज एंड डैश फार्मूला। ठीक है, चलो, तो ये 5 मेथड होते हैं जिसमें से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब आपसे कोई पूछे कि इथेनॉल, ठीक है, अब कोई पूछे कि इथेनॉल, इथेनॉल का आप बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेनॉल का ये होता है CH3 और फिर CH2,
और इधर OH, यानी एक एक बॉन्ड दिखे तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर आपसे कोई कह सकता है कि इथेनॉल का कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा, तो ये होगा CH3 CH2OH। फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला का मतलब ये हमने बोला था कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो एक टर्निंग यहाँ पे दिखाओ, एक यहाँ पे, फिर OH, CH3 CH2OH। तो ये हुआ बॉन्ड लाइन फार्मूला। फिर वेज डेफ फार्मूला का मतलब क्या होता है, वेज डेफ फार्मूला का मतलब कि यहाँ पे कितने कार्बन है, CH3 एक, C 2 कार्बन, ठीक है, कुछ भी दिखा दो, H H, ठीक है, H, इसे तो नॉर्मली आप ऐसे दिखा दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, OH, OH को किस में दिखाओ आप, वेज के फॉर्मेट में, फिर ये H, ठीक है, ये हुआ आपका वेज डेफ फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं। फिर आप और कुछ ले लो, जैसे मीथेन, मीथेन तो नहीं, ब्यूटेनॉल ले लो, ब्यूटेनॉल, तो कितने कार्बन, CH, ब्यूटेन का कितने हो गए, 4, ठीक है, 5। अब देखो जहां पे तुम्हें यहाँ पे दिक्कत है, कितने हमें हाइड्रोजन लेने हैं, आगे चल के हम बताएंगे आपको, पर उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, ब्यूटेनॉल, यानी कहीं ना कहीं पे OH प्रेजेंट है, यानी OH, तो यहाँ पे ले लो ब्यूटेन 4 CH3, सॉरी ये तो कंडेंस हो जाएगा, सबसे अच्छा कंडेंस होता है CH3 CH2 CH2OH, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनॉल का कंडेंस फार्मूला, आपने ऑलरेडी लिख दिया। लोग क्या करते हैं ज्यादातर ट्रिक, अगर जो जैसे फार्मूला भूल गए कि अच्छा कार्बन, ब्यूटेन का कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना होगा वो भूल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इनके बीच में तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहले उसका कंडेंस फार्मूला बनाएंगे, CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7, तो यहाँ पे क्या कर देंगे H, फेमा, उधर लिख देंगे OH। या इसी को कैसे लिख सकते हो, C4H8O, ठीक है, ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे अच्छा यही माना जाता है। फिर स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाओगे, CH3 CH2, ठीक है, फिर OH। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला, 1 2 3 4, 1 2 3, ले लो 4, हो गए, 1 2 3, कितने का ना ब्यूटेनॉल है ना, एक तो और बनाओ भाई, ठीक है, तो ब्यूटेनॉल में कितने का, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 1 2 3, देखो पूरा गलत हो जाता है ना वो चीजें, इसीलिए कंडेंस फार्मूला यहाँ पे काम आता है, ठीक है। ये हमने आपको जानबूझ कर गलत कर दिया कि बाई चांस आपका हाइड्रोजन कहाँ पे हो, गड़बड़ हो जाए तो आपको उसको कहीं ना कहीं से पकड़ लो। सबसे अच्छा क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला। हालांकि आगे चल के हम आपको इनका सबका जनरल फार्मूला के बहुत ट्रिक हो, बहुत शॉर्ट ट्रिक होता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो एक मिनट, ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, ठीक है, तो कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है, H9, फिर इधर आ जाएगा आपका OH, ठीक है। हालांकि हम आपको ट्रिक बताएंगे कि जनरल फार्मूला जैसे एल्केन का मतलब होता है CnH2n+2, ये हाइड्रोजन का आप डबल कर दो +2 कर दो तो ये एल्केन का हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन में क्या चेंजेस लाने क्या नहीं लाने, चलो ठीक है। 1 2 3, फिर 1 2 4, फिर ये हुआ आपका ऑक्सीजन, ये हुआ आपका हाइड्रोजन,
ठीक है, 1 2 3 4 OH, ठीक है, 1 2 3 4, ये हुआ बॉन्ड लाइन फार्मूला। फिर इसका हो जाएगा विच-डेफ फार्मूला। विच-डेफ फार्मूला मतलब यानी वो किस फॉर्मेट में है, किस में वेज में है, किस में डैश में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।